नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 12 मई 2021 के दैनिक क्विज को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख जो आर्टिकल हैं उनसे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रायः चर्चा में रहने वाले बिग थ्री के रूप में संदर्भित किए जाने वाले S&P, मूडीज और फिच क्या है? तो ये ध्यान रखें, ये तीनों ही एक तरह से क्या है, रेटिंग एजेंसीज हैं। यानी किसी भी तरह का किसी देश में निवेश करना है, किसी कंपनी में निवेश करना है, तो इन रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जांच करके पूरी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि किसी भी देश या संस्था में, बैंक में, कंपनी में निवेश करना कितना सुरक्षित है, और उसके अनुसार उनको रेटिंग दी जाती है। तो ये जो टॉप 3 है, ये विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज मानी जाती है। इन्हीं को बिग थ्री के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका क्या है? सी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। भारत में अगर हम देखें तो भारत में इस तरह की जो संस्थाएं क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं, जैसे इसमें क्रिसिल है, इसके अलावा केयर है, या आपका ICRA है। तो ये सब प्रमुख रूप से भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एक तरह से कार्य करती हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, और उनका मानना है कि भारत की एक तरह से जो विकास दर है उसमें एक तरह से कमी आएगी। अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि ये जो विकास दर है ये 13.7% थी, लेकिन अब उन्हें अनुमान लगा रहे हैं कि 9.3% होगा। और कारण कोविड-19 की जो दूसरी लहर भारत में चल रही है और उसका एक जो बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो माना जा रहा है कि रेटिंग को नीचे करने का एक बड़ा कारण है। तो इसीलिए हमने रेटिंग एजेंसी के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही हैं? पहले पॉइंट को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवाती गतिविधि अपेक्षाकृत कम प्रबल होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की तुलना में अरब सागर के चक्रवात अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। और तीसरा, एक वर्ष के दौरान अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या के लगभग बराबर होती है। तो ये अगर पॉइंट को हम देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, उसमें जो चक्रवाती गतिविधि है उसकी एक तुलना की जा रही है। अगर हम दोनों में एक तुलनात्मक रूप में अंतर देखें तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादा आते हैं अरब सागर की तुलना में, यह आप ध्यान रखें। तो तीसरा पॉइंट आप देखें तो अपने आप गलत हो जाता है, जो लगभग बराबर कह रहा है। तो अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या ज्यादा है, कारण वहां पर चक्रवात आने की स्थितियां ज्यादा अनुकूल हैं। अब कारण देखिए, जैसे पहला देखें तापमान में अंतर। तो चक्रवात के लिए आप ध्यान रखें कि निम्न दाब, एक तरह से जो लो प्रेशर है, वो काफी एक बड़े पैमाने पर कार्य करता है। और उसके लिए आप ध्यान रखें कि कहीं पर भी अगर दबाव कम होगा, इसका मतलब हीटिंग के कारण एक तरह से हवा जो गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है। कहीं पर भी हीटिंग होगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, तो नीचे एक तरह से क्या है, जो दाब है वो आपका कम हो जाता है। तो अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से आप देखें, और इसकी लगातार आपूर्ति होनी चाहिए। और बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में आप देखें तापमान ज्यादा है, तो इसी कारण से ऊर्जा की जो आपूर्ति रहती है, तो निम्न दाब प्रणाली यहाँ पर काफी मजबूत रूप में स्थापित रहती है अगर हम अरब सागर की तुलना में बात करें। तो ये तापांतर को पैदा करता है, और इस कारण से आप देखें कि जो निम्न दाब का केंद्र है वो ज्यादा मजबूती से बनता है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संभावनाएं ज्यादा हैं। दूसरा देखते हैं, समुद्र की सतह का तापमान और आर्द्रता। दोनों अगर हम देखें तो चक्रवात की जो एक तरह से फॉर्मेशन होती है, उसका जो निर्माण होता है, उसकी संभावना के साथ में जुड़े हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में आप देखें वर्षा एक तरह से तुलनात्मक रूप में ज्यादा होती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र अगर हम देखें तो प्रमुख नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से गंगा की हम बात करें या ब्रह्मपुत्र की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो एक तरह से स्वच्छ जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बड़ी मात्रा में ये जो पानी एक तरह से पहुंचता है, और वर्षा के कारण भी पानी पहुंचता है, तो स्वच्छ जल की एक आपूर्ति है वो बंगाल की खाड़ी में लगातार होती रहती है। तो इससे होता यह है कि जो सतह का जल है वो ताजा बना रहता है, क्योंकि पानी की आपूर्ति नदी और वर्षा के द्वारा होती रहती है। तो इस कारण से जो पानी है और जो समुद्र के नीचे का ठंडा पानी है, यानी अगर आप देखें सतह में नीचे समुद्र के ठंडा पानी होता है, और ऊपरी सतह अगर पानी लगातार रिप्लेस होता रहता है तो पानी एक तरह से पूर्ण रूप से ठंडा नहीं हो पाता, और सतह ऊपर की एक तरह से गर्म बनी रहती है। तो गर्म पानी नीचे के ठंडे पानी के साथ उसका जो मिलना है वो असंभव हो जाता है, क्योंकि लगातार पानी की आपूर्ति बनी रहती है। तो इस कारण से आप देखें कि यहाँ पर निम्न दाब बनने के लिए स्थितियां काफी आदर्श रूप में रहती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो सतह का तापमान है बंगाल की खाड़ी में वो अरब सागर की तुलना में ज्यादा है। तो ये भी एक तरह से चक्रवात के बनने के लिए स्थितियों को अनुकूल कर देता है। इसी के साथ साथ देखें कि अरब सागर में जो हवाएं हैं उनकी गति काफी तेज होती है, जो गर्मी को एक तरह से क्या करते हैं, विस्तारित कर देते हैं। तो तापमान उतना ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाता जितना अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी में।
और ये भी आप देखें, अगर हम अरब सागर के हिस्से में देखें तो प्रमुख रूप से सिंधु एक बड़ी नदी है, अन्यथा बड़ी नदियों का पानी यहाँ पर बड़े पैमाने पर नहीं है। तो इस कारण से भी आप देखें कि जो पानी है उसकी एक तरह से जो समुद्र के नीचे का ठंडा पानी है उसके साथ मिश्रण होता रहता है। तो तापमान आप देखें यहाँ पर जो सतह का है वो तुलनात्मक रूप में थोड़ा कम रहता है अगर हम बंगाल की खाड़ी से तुलना करें। तो नीचे के ठंडे पानी के साथ ऊपरी जो गर्म पानी है उसका मिश्रण आसानी से यहाँ पर होता रहता है, इससे तापमान यहाँ पर कम रहता है। तो तापमान कम है यानी थोड़ा ठंडा है, तो यहाँ पर निम्न दाब बनने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी बंगाल की खाड़ी में है। तो आप देखें इसी के साथ जुड़ा हुआ कारण है। इसी के साथ साथ देखें प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में आप यहाँ पर देखें तो ये आपका एक तरह से बंगाल की खाड़ी का भाग है और ये आपका प्रशांत महासागर है। तो आप देखें इसके बीच में कोई बड़ा बैरियर नहीं है। अगर इस हिस्से को देखें, अगर ये ऊपर आप थाईलैंड का हिस्सा देखें और नीचे ये इंडोनेशिया का पार्ट, तो ये एक बड़ा गैप है, यानी कोई ऐसा बड़ा लैंडमास नहीं है जो यहाँ से हवाओं को एक तरह से रोक सके। मान लीजिए इधर कोई इस तरह से पर्वत श्रृंखला होती तो शायद वो बाधा बनाती। तो एक तरह से जो भी चक्रवातीय प्रवाह है वो लगातार एक तरह से बना रहता है। तो प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो चक्रवाती हवाओं का प्रभाव है वो एक तरह से बना रहता है। तो अगर प्रशांत महासागर से चक्रवाती हवाएं आ रही हैं तो बंगाल की खाड़ी में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। ये भी एक कारण है यहाँ पर चक्रवातों की संख्या का ज़्यादा होना या यहाँ पर चक्रवातों के निर्माण होने के लिए स्थितियों का अनुकूल होना। एक और कारण आप देखें कि प्रशांत महासागर में जो चक्रवात निर्मित होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में ऐसी कोई बड़ी स्थलीय बाधा नहीं है, तो यहाँ पर बने हुए जो आपके कम दबाव के केंद्र होते हैं वो चक्रवाती भाग एक तरह से बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर बड़े चक्रवातों में कभी कभी कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें कि प्रशांत महासागर में जो निम्न दाब प्रणाली एक तरह से बन रही होती है वो आपका, क्योंकि आप देखें हवा का प्रवाह क्या है बाईं तरफ, और ये एक तरह से बंगाल की खाड़ी, क्योंकि प्रशांत महासागर का एक तरह से जो बायां भाग है वो बंगाल की खाड़ी से लगता है, तो इस क्षेत्र में एक तरह से जो चक्रवात है वो पहुंच जाते हैं। और ये भी एक कारण है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या एक तरह से ज़्यादा रहती है तुलनात्मक रूप में। तो आप देखें बंगाल की खाड़ी में संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप देखें पहला एक तरह से आपका पॉइंट सही है, क्योंकि आप देखें तुलना में चक्रवाती गतिविधि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट भी सही है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की तुलना में अरब सागर के चक्रवात अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। देखिए यहाँ पर तापांतर एक तरह से ज़्यादा होता है, इसीलिए हीट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन या चक्रवात हैं वो बहुत ही इंटेंस होते हैं। आप देखिए पिछले साल बंगाल में जिस तूफान ने नुकसान पहुँचाया, तो एक तरह से यहाँ पर जो तूफान होते हैं उनकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम अरब सागर से तुलना करें। और तीसरा कि एक वर्ष के दौरान अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या के लगभग बराबर होती है। तो आप पहले दूसरे से तीसरे का अंदाज लगा सकते हैं। जब कहा जा रहा है पहले और दूसरे पॉइंट से कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा स्थितियां अनुकूल हैं, तो सामान्यतः वहीं पर ज़्यादा निर्माण होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो पहले अगर दो सही है तो तीसरा अपने आप गलत हो जाता है इन दो के कारण। तो इसीलिए आपका एक और दो सही है, तो आंसर आपका बी केवल एक और दो सही है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि भारत का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसके द्वारा ये सूचना दी गई है कि इस मौसम का जो पहला चक्रवात है उसका निर्माण अरब सागर में एक तरह से हो रहा है और एक सप्ताह के अंदर ये पूर्ण रूप से एक तरह से चक्रवात के रूप में निर्मित हो जाएगा। तो ये सूचना दी गई है, इसीलिए हमने चक्रवातों के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। अगले न्यूज़ पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा, जिसको हम एक तरह से बोलते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इस संगठन की अगर हम देखें तो स्थापना 1990 में की गई थी और ये एक स्वायत्त संगठन है। तो ये प्रमुख रूप से बच्चों के गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसके लिए भारत में सर्वोच्च संस्था है। इस संस्था के द्वारा ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जब तक नहीं दिए जाते हैं तब तक किसी भी तरह के बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है कारा, आप ध्यान रखें। तो आप देखें पहला पॉइंट, कारा एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है जो देश और अंतर्देश यानी बाहर के देश से अगर मान लीजिए कोई गोद लेना चाहता है भारत में बच्चों को लेने की निगरानी और विनियमन का कार्य करता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, 1993 के हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन द
रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन। तो ये जो कन्वेंशन है, जिसको हेग कन्वेंशन भी कहा जाता है, 1993 में इसको एक तरह से पारित किया गया। तो ये बच्चों के एक तरह से जो गोद लेने की प्रक्रिया है उनके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एक कन्वेंशन है। तो भारत इसमें एक तरह से जुड़ा हुआ है और इसी कारण से आप देखें कि कारा संस्था को सभी अंतर्देशीय, मतलब भारत से बाहर अगर कोई व्यक्ति भारत में बच्चों को गोद लेना चाहता है तो उनके लिए एक तरह से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी एक तरह से जारी करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही है। तीसरा, भारत बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी हस्ताक्षर करता है। तो भारत ने बाल अधिकारों के संबंध में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कन्वेंशन है उसको भी स्वीकार कर रखा है। तो इस कारण से आप देखें कि बच्चों के गोद लेने की जो प्रक्रिया है उनको हमने एक वैधानिक रूप यहाँ पर दे रखा है और कारा रूप में संस्था है जो सर्वोच्च रूप में इसका काम एक तरह से नियंत्रित करती है। तो तीनों पॉइंट सही है। तो आंसर आपका डी 1, 2, 3 तीनों सही है। ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि द हिंदू में एक जो संपादकीय है वो बच्चों के वैधानिक रूप में गोद लेने की प्रक्रिया के संबंध में दिया गया है और इसमें प्रमुख रूप से आप देखें तो कारा का ही सबसे बड़ा रोल है। और आप ध्यान रखें ये जो कारा संस्था है ये एक तरह से महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसके अधीन एक तरह से काम करने वाली स्वायत्त संस्था है। और अगर मान लीजिए किसी भी तरह से बच्चे के गोद लेने की प्रक्रिया में कोई भी मान लीजिए कपल या कोई भी व्यक्ति जाने वाला है तो उसको एक तरह से चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसको केयरिंग्स कहा जाता है, वहां पर एक तरह से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, तो इस संस्था की तरफ से नियम यह है कि कोई भी भारत में एक तरह से जो विवाहित पुरुष और महिला हैं वो मिलकर एक तरह से बच्चों को गोद ले सकते हैं, यानी कोई भी एक तरह से जो दंपत्ति है वो गोद लेने के लिए अधिकृत है। इसी के साथ साथ अगर कोई सिंगल वुमेन है यानी मान लीजिए कोई एकल महिला है और वो चाहे गोद लेने तो वो भी ले सकती है, उसको लड़का और लड़की दोनों ही गोद लेना अलाउड है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पुरुष के द्वारा यानी एक सिंगल मेल है उसके द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया अपनाया जा रहा है तो वो केवल लड़के को गोद ले सकता है, वो लड़की गोद नहीं ले सकता है। तो ये जरा अंतर आप ध्यान रखें। तो 3 तरीके से प्रमुख रूप से अप्लाई करके बच्चों को गोद लेने की प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती हैं, जिसके लिए केयरिंग्स का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर रजिस्ट्रेशन एक तरह से करना जरूरी होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है भारत में बच्चों के, अगर हम एडॉप्शन या बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया की बात करें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हॉर्मुज जल डमरू मध्य के क्रम से पश्चिम और पूर्व में स्थित है? यह प्रश्न हमने आपको यहाँ पर इसलिए पूछा है क्योंकि ईरान के द्वारा अमेरिका की तरफ से एक जो क्लेम किया जा रहा था कि जो हॉर्मुज जल संधि है वहां पर अमेरिकी नौसेना का जो जहाज था उसकी तरफ ईरान की कुछ नौकाएं हैं, उन्होंने एक तरह से आक्रामक रूप से उनको एक तरह से अप्रोच करने का प्रयास किया, तो इसको ईरान ने एक तरह से नकार दिया है। तो आपसे कहा गया कि पूर्व और पश्चिम में, तो अगर आप देखें तो ये इसका पूर्वी भाग हो गया और ये एक तरह से हॉर्मुज जल संधि के पश्चिमी भाग को अगर आप देखें तो पूर्वी भाग में क्या है, गल्फ ऑफ ओमान यानी एक तरह से ओमान की खाड़ी, और पश्चिमी भाग अगर हम देखें तो ये आपका है फारस की खाड़ी। आपसे पूछा गया पश्चिम और पूर्व में, तो पश्चिम में क्या हो गया, फारस की खाड़ी, और पूर्व में क्या हो गया, ओमान की खाड़ी। तो आंसर आपका सही है ए। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन से देश इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के सदस्य हैं? सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और तुर्की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें सऊदी अरब सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है, तुर्की भी है, भारत यहाँ पर सदस्य नहीं है। और खास तौर पर आप देखें कि पाकिस्तान जो इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में एक है, उसके प्रमुख रूप से विरोध करने के कारण भारत इस संगठन में शामिल नहीं हो पाया है। तो भारत नहीं है, पहला, दूसरा, चौथा, यानी आपका आंसर हो जाता है सी। और ये क्वेश्चन हमने आपसे इसलिए पूछा है कि यहाँ पर सऊदी अरब के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए हैं और वहाँ पर उनको एक तरह से 123 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो मदद है वो सऊदी अरब के द्वारा एक तरह से देने की बात की गई है। 1969 में अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना का एक प्रमुख कारण उस समय माना जाता है 21 अगस्त 1969 को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में एक आग लगी और उसको एक कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक बिंदु माना गया कि जो मुस्लिम प्रमुख देश हैं उनको आपस में एक तरह से जोड़ा जाए, और इसीलिए 1969 में आगे चलकर इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। प्रारंभ में आप ध्यान रखें इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। जहाँ तक इसके मुख्यालय की बात करें तो सऊदी अरब के शहर जेद्दा में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 57 देश इसके सदस्य हैं।
डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में चलते हैं, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। यहाँ पर हम 2016 का क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 में आयोजित इस तरह का तीसरा शिखर सम्मेलन था। ध्यान रखें, इस तरह के जो शिखर सम्मेलन इसकी शुरुआत 2008 में की गई, फिर इसको 2011 में आयोजित किया गया और इसके बाद इसका जो आयोजन है वो 2015 में किया गया। तो दूसरा पॉइंट देखें, वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो आप देखें 2008 में शुरू हुआ था, तो ये पॉइंट दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। तो पहला सही है, तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में हुआ था। पहला आप ध्यान रखें 2008 में भारत में हुआ था। 2011 का जो दूसरा पहला आप देखें तो इसे दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा जो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन था 2011 में, इसे इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में आयोजित किया गया था। और 2015 में पुनः इसका जो सम्मेलन जो तीसरा है उसको भारत में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला सही है, इसीलिए आपका आंसर ए केवल एक सत्य है। डेली कुछ के तीसरे भाग में आते हैं और हमारा तीसरा सेक्शन होता है आज का प्रमुख तथ्य। किसी विशेष दिन में कोई प्रमुख जो तथ्य काफी महत्वपूर्ण रूप में अखबार में दिख रहा होता है उसको हम यहाँ पर प्रमुख तथ्यों में आपके लिए लाते हैं। तो यहाँ आज हम G7 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें G7 का जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, जो इंग्लैंड में आयोजित होने वाला था, उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से भाग लेने की जो संभावनाएं एक तरह से समाप्त हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है G7 का उसे एक तरह से रद्द कर दिया गया है। तो यूके में जून माह में एक तरह से इसकी जो बैठक है वो आयोजित होने वाली थी, जिसमें एक तरह से प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन भारत में जो कोविड की दूसरी लहर चल रही है, इस कारण से प्रधानमंत्री के द्वारा अपना ये जो विजिट है इंग्लैंड में इसको रद्द कर दिया गया है। अगर हम G7 की बात करें तो ये विश्व की विकसित देशों का एक तरह से समूह है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1975 में इसको स्थापित किया गया था और इसका बड़ा कारण माना जाता है 1973 में एक तरह से जो विश्व में एक तरह से तेल संकट आया था। देखिए, तेल संकट की अगर हम बात करें तो 73 के तेल संकट का एक बड़ा कारण माना जाता है अरब इजराइल विवाद। तो अरब और इजराइल के बीच में जो विवाद हुआ उसी कारण से 73 में एक तरह से जो अरब देश हैं, जो प्रमुख रूप से कच्चे तेल के निर्यातक हैं, उन्होंने कुछ देशों पर एक तरह से कच्चे तेल की जो आपूर्ति है उसको लेकर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम शामिल था, उसके साथ साथ यूएसए शामिल था, जापान शामिल था। तो प्रमुख जो देश थे पश्चिमी, उन पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया और इस कारण से हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के मूल्य हैं वो लगभग 300% तक बढ़ गए। तो इसके बाद एक तरह से जो प्रमुख विकसित देश है उन्होंने आपस में सहयोग करने की एक बात पर विचार किया और आगे चलकर 1975 में फ्रांस में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं रैम्बोल्ट। तो फ्रांस के रैम्बोल्ट जगह में 1975 में G7 संगठन की स्थापना की गई। देखिए, प्रारंभ में ये एक तरह से जो संगठन है वो G6 के रूप में था, यानी प्रारंभ में इसमें कनाडा शामिल नहीं था, यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए इसमें शामिल थे। आगे चलकर इसमें कनाडा शामिल हुआ यानी 1976 में। तो ये संगठन आपका जो G6 था वो हो गया G7। आगे चलकर 1997 के पार्ट पर रूस ने पहली बार भाग लिया और आधिकारिक रूप से 98 से लगातार वो भाग लेने लगा। तो 98 के बाद से जो G7 है वो कहलाने लगा G8। लेकिन रूस के द्वारा आप देखें कि 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। कारण रूस ने क्रीमिया जो हिस्सा था, जो यूक्रेन के साथ में लगता हुआ भाग था, क्रीमिया के क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया था और उसके कारण से अमेरिका, क्योंकि यूक्रेन के साथ सहयोग में था, तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के रूप में G8 में से रूस को हटा दिया। तो 2014 में रूस के हटने के कारण ये जो G8 है ये दोबारा आपका G7 बन गया। तो शुरुआत आप ध्यान रखिए G6 से हुई थी, बाद में ये G7 हुआ और फिर G8 और अभी आप देखें तो ये पुनः G7 में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि 2014 में रूस हट चुका है। आप देखें, अगर आप 2018 के आंकड़े देखें तो G7 में विश्व की जो शुद्ध संपत्ति है उसका लगभग 58% है, यानी 317 ट्रिलियन। अगर हम विश्व का सकल घरेलू उत्पाद ले लें सांकेतिक मूल्यों पर, यानी वर्तमान मूल्यों के आधार पर, तो लगभग 46% इन देशों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। क्रय शक्ति के आधार पर, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, तो क्रय शक्ति के आधार पर हम देखें तो विश्व जीडीपी का लगभग 32% इन देशों के पास एक तरह से है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो ये सातों एक तरह से उसमें शामिल हैं। और G7 की जब बैठक होती है तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जो G7 के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तो आते ही हैं, उसी के साथ साथ यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी एक तरह से इसमें भाग लेते हैं।
तो यूरोपीय संघ भी इसमें एक तरह से बैठकों में भाग लेता है। कभी कभी अगर हम देखें तो G7 की बैठक में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष है उनको भी बुलाया जाता है। जैसे भारत की तरफ से आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2021 की जो बैठक होने वाली थी इंग्लैंड में, वहां पर एक तरह से पार्टिसिपेट करने वाले थे G7 की बैठकों में। ये हमारा 12 मई 2021 का डेली क्विज का भाग था। आने वाले समय में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारी पहल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।